वेलकम टू कॉमर्स स्टडीज। एक बार फिर से हम लौट आए हैं हमारी नई वीडियो के साथ। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ दिखे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहें। तो आज हम देखने वाले हैं एमकॉम सेमेस्टर 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जुलाई 2021 का। इस पेपर के अंदर हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आता है, उसे हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, हमारी राइट प्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए एंड हमें क्वेश्चन को किस तरह से समझना है और उसका आंसर हमें किस तरह से देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सोल्यूशन है। यहाँ पर हमने कुछ लिंक्स दिए हुए हैं, यूट्यूब चैनल का लिंक। अगर ये पीडीएफ आपको कहीं से मिलता है तो उसके अंदर से आप यहाँ वीडियो तक पहुँच सकते हैं। अदरवाइज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल तक पहुँच सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज है हमारा, वहाँ पर जा सकते हैं, हमारा प्लेलिस्ट है। ये सारा अगर ये पीडीएफ आपको जो अगर चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन से एंड उसके बाद आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। इसके अलावा जितने भी सॉल्यूशंस है जो मैं यहाँ पर करवा रही हूँ, सारे ही पीडीएफ्स मैं वीडियो बनाती हूँ उसके साथ ही टेलीग्राम पे उसका लिंक और पीडीएफ दे दिया जाता है। तो आप टेलीग्राम में हमारे साथ जुड़े रहिए तो आपको हमारी जितनी भी अपडेट्स हैं वहाँ पर तुरंत मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 इसका हमेशा ही कैपिटल बजटिंग से ही आएगा, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन 1 हमेशा कैपिटल बजटिंग से ही होगा। क्वेश्चन इज विवांश लिमिटेड इज कंसिडरिंग to invest 12 lakh in a capital project. The expected annual income after depreciation. कैपिटल बजटिंग का जो बेसिक है वो मैंने अलग से लेक्चर में पढ़ाया हुआ है कि हमें किस तरह से लेना है। तो एक बार वो लेक्चर आप देख लेंगे तो आपके लिए ये समझना थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाएगा। मैं यहाँ पर पूरा ही वापस से समझा नहीं सकती हूँ। The expected annual income after depreciation before tax is as follows. तो यहाँ पर दिया हुआ है, ईयर है 1 2 3 4 5 एंड इसके कैश फ्लोज, एक्सपेक्टेड एनुअल इनकम्स यहाँ पर दिए हुए हैं। डेप्रिसिएशन में बी चार्ज एट 20% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट पे 20%, दैट मीन्स यहाँ पर स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है। स्ट्रेट लाइन मेथड से हम यहाँ पर लेंगे। टैक्सेशन इज 50% ऑफ नेट प्रॉफिट। You require to evaluate the profit in according to each of the following method. जितने भी मेथड्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है उन मेथड्स के हिसाब से आपको बताना है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है कौन सा एक्सेप्ट होना चाहिए, ये वाला या नहीं होना चाहिए। सबसे पहला है पेबैक मेथड, रेट ऑफ रिटर्न, नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू की रेट्स दिए हुए हैं। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कभी भी कोई भी इनकम होगी हमारे पास तो हमारे पास यहाँ पर दिया होगा। सबसे पहले हमें चेक करना है कि हम कौन से स्टेज पर हैं। अर्निंग सबसे पहले दिया होगा। अर्निंग है यानी मतलब कि हमने जितना भी सेल किया है उस सेल को करने के बाद हमें जो भी अमाउंट यहाँ पर मिलता है उसे हम यहाँ अर्निंग कहेंगे। यहाँ पर आपको चेक करना है कि आपको यहाँ पर कौन सी इंफॉर्मेशन दी हुई है। जो इंफॉर्मेशन आपको दी है आप वहाँ से इसे कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर आपको या तो कह सकते हैं अर्निंग या तो आपको बोला होगा प्रॉफिट। अगर आपको कुछ नहीं बोला है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये कुछ भी नहीं बोला है, डायरेक्टली अर्निंग दिया है, तो हम कैसे लेंगे तो अर्निंग होगा। अर्निंग में से सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे। डेप्रिसिएशन लेस करेंगे तो हमें मिल जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो अगर आपको बोला गया है प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको बोला गया है अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड बिफोर टैक्स तो आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। ये सारे नंबर है, आपको देख लेना है कि आपको प्रॉफिट कौन सा दिया हुआ है, उसके बाद के सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स है तो अगेन इसमें से टैक्स माइनस हम कर देंगे तो हमें मिल जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कई बार हमें ये भी दिया होता है कि डायरेक्टली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा ये है।
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद इसमें डेप्रिसिएशन वापस हम ऐड कर देंगे। यहाँ पर एक मिनट पहले मैं बता देती हूँ, डेप्रिसिएशन ऐड करते ही हमें यहाँ पर मिल जाएगा कैश फ्लो। जैसे ही यहाँ पर हमें कैश फ्लो मिल जाएगा, उसके बाद का कॉलम होगा हमारा मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट फैक्टर। यहाँ पर हम सेकेंड कॉलम लेंगे डिस्काउंट फैक्टर एंड हमें लास्ट में मिल जाएगा हमारा प्रेजेंट वैल्यू, पर ईयर का प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू का हम टोटल करेंगे तो लास्ट में जो अमाउंट मिलेगी वो हमें मिलेगा टोटल प्रेजेंट वैल्यू। ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। जिसमें से हम माइनस करेंगे नेट या तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो हमें मिल जाएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो आई होप आपको यहाँ पर ये चीज़ फॉर्मूला आपको क्लियर हो गई होगी कि मैं यहाँ पर क्या एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। अब यहाँ पर आपको दूसरी चीज़ ये ध्यान देनी है, वो मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पर डेप्रिसिएशन हम यहाँ माइनस क्यों कर रहे हैं जब हमें यहाँ पर ऐड ही करना है। अब देखिए, सपोज हमारा अर्निंग 100 रुपीज़ है, 10 रुपीज़ हमारा डेप्रिसिएशन है, तो 90 आया। 90 में से सपोज हम टैक्स ले लेते हैं हमारा पे 50%, यानी 50% यानी 45 हमारा टैक्स लेस हो जाएगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा हमें 45 प्लस डेप्रिसिएशन था हमारा 10, हमारी अर्निंग हो जाती है 55। वही सेम अगर हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करते हैं तो अर्निंग हमारी है 100 माइनस टैक्स डायरेक्टली आ जाएगा 50% यानी 50, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा कैश फ्लो 50। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें टैक्स कम पे करना पड़ रहा है। यहाँ पर अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करते हैं तो हमें टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तो हमारा जो कैश फ्लो है वो कम हो जाता है। एंड डेप्रिसिएशन है वो एक तरह से हमारा खर्चा है, इसीलिए हम पहले प्रॉफिट में से निकाल देते हैं, देन हम इस पर टैक्स चार्ज करेंगे। एंड यहाँ पर कैश फ्लो के लिए हमें डेप्रिसिएशन वापस ऐड कर देंगे, बिकॉज डेप्रिसिएशन में हमारा कैश सही में नहीं जा रहा है, वो कैश हमारे पास है, इसीलिए कैश फ्लो में हम वापस उसे ऐड कर देंगे। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलिए सम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है ईयर 1 2 3 4 5 एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब यहाँ पर ध्यान से आप देखेंगे तो अब आपको समझ में आ जाएगा। द एनुअल इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स, द एनुअल इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स, तो ये हमें यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर ले लेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स है तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं, उसके बाद क्या हो रहा है माइनस टैक्स, तो हम लिख देंगे माइनस टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन, प्लस डेप्रिसिएशन, आई एम सॉरी यहाँ पर माइनस लिखा है, प्लस डेप्रिसिएशन, देन हमें मिलेगा कैश फ्लो डिस्काउंट फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू। तो ये समझ में आ गया आपको, ये फॉर्मेट हमेशा सेम रहने वाला है। यहाँ हमें मिल गया 6 लाख 4 लाख 4 लाख 4 लाख एंड 3 लाख। अब यहाँ पर कहा गया है 50% हमारा टैक्स है एंड 50% के अलावा 20% है हमारा डेप्रिसिएशन रहने वाला है। तो टैक्स हम ले लेंगे यहाँ डायरेक्टली 50%, 6 लाख का हाफ 3 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख एंड 1 लाख, ये हम माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पर टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल जाएगा जो कि है 3 4 5 6 7 8 9 10 10,50,000 हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। इसमें हम वापस डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन ऑलरेडी डिडक्ट किया हुआ था तो हमारे पास नहीं है कैलकुलेटेड, तो हम कैलकुलेट कर लेंगे विच इज़ 20% यानी इन्वेस्टमेंट का 20%। इन्वेस्टमेंट हमारा है 12 लाख, डेप्रिसिएशन की फॉर्मूला है हमारी इन्वेस्टमेंट मतलब इनिशियल जो भी हमारा कॉस्ट लग रहा है मल्टीप्लाई बाय 20%, यानी इतना हमें डेप्रिसिएट होता जाएगा, हमारी वैल्यू इतनी हर ईयर
कम होती जाएगी। तो 2,40,000, तो यहाँ पर आ गया 2,40,000। हम इसमें ऐड कर देंगे तो हमें टोटल कैश फ्लो मिल जाएगा। ये सारा टोटल कैश फ्लो दिया हुआ है। अब डिस्काउंट फैक्टर्स हैं, डिस्काउंट फैक्टर्स भी हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिए हुए हैं। सारी ईयर्स के डाल के हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा प्रेजेंट वैल्यू। टोटल यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है 17,27,450 रुपीज़। अब यहाँ पर हम फाइंड करना शुरू करेंगे हमारे आंसर्स। सबसे पहले हमें कहा गया है पे बैक पीरियड फाइंड करना है। 12 लाख रुपीज़ हमें कब वापस मिल जाएंगे। तो अगर हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो के हिसाब से देखते हैं तो हमें कब वापस मिल रहा है। तो सबसे पहले ईयर में हमें मिलेगा 4,90,860, तो 4,90,860। फिर हमें मिलेगा 363,440, 363,440। थर्ड ईयर में हमें मिल रहा है 330,440, यहाँ पर मिल रहा है हमें 330,440। देन यहाँ पर ज़्यादा ही है हमारे पास, बट हमें 12 लाख कंप्लीट करने के लिए बच रहा है हमारे पास 15260। और टोटल हमारा यहाँ पर उस ईयर में ये हमारा ईयर एंडिंग का कैश फ्लो रहा है। तो ये 15260 कितने टाइम में पूरा हो गया होगा उस ईयर में, वो हम इसे डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 0.051। तो हमारा आंसर है यहाँ पर 3.051। एक बार वापस से इसे चेक कर लेंगे। 15260 डिवाइडेड बाय 300,520, हमें आंसर मिल जाएगा 0.05077 एंड ऑल। हम इसे लिख देंगे 3.051। इसे हम 3.05 भी कह सकते हैं, 1 है तो फिर हमें ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। 3.05 भी हम इसे कह सकते हैं। अगर हम यार डायरेक्टली कैश फ्लो के हिसाब से अगर देखते हैं तो हमारा क्या होगा। तो सबसे पहले ये 5,40,000, देन 4,40,000 में से 4,40,000 पूरा आ जाएगा। 5 and 4 9, 9,80,000 एंड बच रहा है इसमें से 2,20,000। 2,20,000 हम ले लेंगे डिवाइडेड बाय 4,40,000, तो 2.5 ईयर्स। तो अगर हम डिस्काउंटेड देखते हैं तो 3.05 ईयर्स में हमारे पैसे लगाए हुए वापस आ जाने वाले हैं। और अगर हम कैश फ्लो के हिसाब से देख रहे हैं तो 2.5 ईयर्स में ही हमारे पैसे वापस आ जाने वाले हैं। इसके बाद हम फाइंड करेंगे द रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो रेट ऑफ रिटर्न ऑफ एवरेज इन्वेस्टमेंट की फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज प्रॉफिट की फॉर्मूला यहाँ पर है एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो यहाँ पर टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है हमें 10,50,000। तो यहाँ हम ले लेंगे 10,50,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स है हमारे 5। तो 5 2 जा 1 जा एंड 4 टाइम्स 0, तो 2,10,000 एंड प्रॉफिट एवरेज इन्वेस्टमेंट है टोटल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर दी हुई है 12 लाख रुपीज। स्क्रैप में हमें कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम 0 ले लेंगे डिवाइडेड बाय 2 विच कम्स टू 6 लाख रुपीज। तो 6 लाख रुपीज से डिवाइड कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमें यहाँ पर मिल गया हमारा एवरेज रेट ऑफ एवरेज इन्वेस्टमेंट हो गया हमारा 35%। तो पे बैक पीरियड मेथड के हिसाब से अगर डिस्काउंटेड लेते हैं तो 3.05 या तो हमें मिलेगा 2.5 ईयर्स में। रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट हमारा 35% है। अब सबसे सिंपल चीज़ ये 2 चीज़ें हैं, ये आपको बहुत इजी है, इससे ज़्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट। प्रेजेंट वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड किया 17,27,450। तो यहाँ पर हम ले लेंगे 17,27,450 माइनस 12 लाख हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। तो हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारी है 5,27,450। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में जो इन्हें माइनस किया है उसे डिवाइड कर देना है ताकि हम देख लेंगे कितने ईयर में ही हमारा जो कैश फ्लो है निकल जा रहा है इनिशियल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। तो 17,27,450 हमें मिल रहा है एंड 12 लाख रुपीज हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। तो यानी 1.439 इतना हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है। इतनी जल्दी हमने पैसे रिकवर, मतलब इतने टाइम्स हमने पैसे रिकवर कर लिए हैं। मतलब 12 लाख हमने लगाए थे बट हमें वापस मिल गया है 1.4
439, अगर 1 होता 12 लाख होता तो 1 ही वापस मिलता है, यानी हमें 439.439 ज़्यादा मिला है। तो यहाँ पर ये सम खत्म होता है, इसमें ज़्यादा कुछ बड़ी चीज़ नहीं थी, ये बहुत ही ईजी सम है एंड ऐसे ही सम्स यूनिवर्सिटी हमेशा पूछा करती है। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर क्या आंसर आएगा। यहाँ पर फिर भी मैं लिख देती हूँ एक बार, 5,27,450। और यहाँ 1.439 439 और 440, whatever you want to say. ओके इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमारा सेकंड चैप्टर है, वहाँ से पूछा गया है। सेकंड चैप्टर पे इतना कुछ हार्ड नहीं है, कैपिटल बजटिंग से ही रिलेटेड है। सेकंड चैप्टर है हमारा कैपिटल बजटिंग 2, जिसके अंदर रिस्क एनालिसिस किया गया है। अब ये चैप्टर हमें बताता है कि जैसे कैश फ्लो हमने सोचा कि इतना हमारा रिटर्न है वो हमें मिलने ही वाला है, बट ये इस तरह से रिस्क लेना भी सिखाता है। लाइक हमें हमारा जो रिटर्न है वो इतना हमें मिल जाएगा, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। लाइक जैसे कि कोरोना है, उसके अंदर हमने अगर किसी ने इन्वेस्ट किया होगा तो वो सोचेगा कि भाई मैं 1 साल के अंदर इतना कमा लूंगा, बट कोरोना की वजह से पॉसिबिलिटी कम है कि उसकी उतनी अर्निंग हो जाएगी। तो यहाँ पर सर्टेनिटी, उसको होने के कितने चांसेस है, उसके साथ हम इसे कंपेयर करते हैं एंड देन देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है। द टोटल इन्वेस्टमेंट इन अ प्रोजेक्ट इज एस्टिमेटेड 2,25,000. इट्स फोरकास्ट कैश फ्लो एज सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट आर एस फॉलोज। कैश फ्लो ये है, ये होने की पॉसिबिलिटीज इतनी है, ये 0.9% है, यानी 90% ये 1,50,000 ही होगा इस ईयर में, ये यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। The risk-free discount rate is 10%. Determine the basic of net present value whether the project should accept it. Present value 10% डिस्काउंट रेट के ऊपर दिया गया है। अब यहाँ पर उसकी वैल्यू दी हुई है। अब सबसे पहले हम यहाँ ईयर ले लेंगे एंड कैश फ्लो ले लेंगे। डायरेक्टली हमने क्वेश्चन में से ले लिया है एंड सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट भी हम यहीं पे ले लेंगे। हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिस्क लेस कैश फ्लो मिल जाएगा, यानी फर्स्ट ईयर में हमें 1,35,000 तो मिलने ही वाला है। ये हमने प्रोबेबिलिटी भी देख ली, 1,50,000 मिलना चाहिए हमारे एस्टिमेट के हिसाब से, बट हम यहाँ पर रिस्क भी थोड़ा सा डाल लेते हैं तो हम देखते हैं कि 1,35,000 तो मिनिमम हमें मिलेगा ही। उसी तरह से यहाँ पर 70,000, 50,000 एंड 45,000, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे डिस्काउंट फैक्टर से तो हमें मिल जाएगा प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पर जितना आएगा उन सबको हम टोटल कर देंगे तो हमें मिल जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। इसमें से हम इन्वेस्टमेंट माइनस करेंगे विच इज 2,25,000, तो हमें मिल जाएगा 23,820 रुपीज हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर यही डिटरमाइन करना था नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारा कितना होगा और ये प्रोजेक्ट हमें एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू इज 23,820 which is profitable. Therefore, we should accept this proposal. हम ये प्रपोजल को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा पूछा गया है थर्ड चैप्टर से, जो कि है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो भी आपको अलग अलग चैप्टर्स मैंने मतलब अलग अलग जितने भी सम्स हैं पूरे चैप्टर में, उसके भी वीडियोस अलग सेपरेटली बनाए हुए हैं। तो यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कहा गया है द ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ 3 डिवीजन फॉर द ईयर 2019 आर एस फॉलोज। तो यहाँ पर दिया हुआ है डिवीजन ए, बी एंड सी के ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन दिए हुए, लाइक सेल्स इतना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इतना है, इन्वेस्टमेंट इतना है। यहाँ पर कहा गया है यूजिंग प्रॉफिट रेशियो विच डिवीजन इज मोर प्रॉफिटेबल एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कितना है। यानी यहाँ पे दो चीजें बोली गई हैं, प्रॉफिट रेशियो एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स एंड सेकंड का है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। वो पूरा मैंने लिखा हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं।
अब यहाँ पर सॉल्व करना हम शुरू करते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ फॉर्मूला ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। तो अब यहाँ पर डिवीजन ए, बी एंड सी तीनों की बात की हुई है। डिवीजन ए में है 25,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख, तो 25,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख। डिवीजन बी में है 1,50,000 डिवाइडेड बाय 25 लाख, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 25 लाख, 2,80,000 डिवाइडेड बाय 40 लाख। तो 2,80,000 डिवाइडेड बाय 40 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 5.4%, 6% एंड 7%। तो प्रॉफिटेबल कौन सा है? सी यहाँ पर प्रॉफिटेबल है। सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कौन सा है ये यहाँ पर हमें सजेस्ट करना है। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर हम देखते हैं तो हमें मिल जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट से दिए हुए 25, 1,50,000, 2,80,000, तो 25,000, 1,50,000 एंड 28 लाख डिवाइड कर देंगे हम इसे इन्वेस्टमेंट से। इन्वेस्टमेंट यहाँ पर की हुई है 4 लाख, 20 लाख एंड 2 लाख 28 लाख। तो 4 लाख, 20 लाख एंड 28 लाख। तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो वो है मैक्सिमम सी का। तो अगेन यहाँ पर ये प्रॉफिटेबल है। तो यहाँ पर कंक्लूजन हम देख सकते हैं एज पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो डिवीजन सी इज मोर प्रॉफिटेबल एंड एज पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डिवीजन सी इज मोर प्रॉफिटेबल, सो सी शुड बी एक्सेप्टेड। तो यहाँ पर इतना ही पूछा गया था एंड आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी बेसिक सा पेपर था, इसमें आप आराम से 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें। ये सारे क्वेश्चंस भी अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपके 80% मार्क्स कहीं नहीं गए। यही सेम पैटर्न्स है वो फॉलो किए जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसके अंदर आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाता है, यूनिवर्सिटी कैसे क्वेश्चंस पूछती है वो सब समझ में आ जाता है। तो ये सॉल्व करना सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए। ओके, तो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये है हमारा ट्रांसफर प्राइस है। अब यहाँ पर ध्यान से समझना है, इस चैप्टर के थोड़े से सम्स जो है वो थोड़े से लॉजिकल है, थोड़ा सा ज्यादा उसके अंदर हमें समझने की जरूरत है, कंसेप्चुअल है, तो वो हम ज्यादा देखेंगे। नियति कंपनी फिक्सेस द इंटर डिविजनल ट्रांसफर प्राइस फॉर इट्स प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट प्लस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन द डिवीजन। तो ये कुछ दिए हुए हैं, प्रॉफिट, करेंट एसेट्स, डेटर्स, एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, वेरिएबल कॉस्ट कितना है, ये सारी चीजें दी गई है। बजट वॉल्यूम दिया हुआ है 2 लाख पर यूनिट पर ईयर। डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 25%। डिटरमाइन करना है कि हमें यहाँ पर ट्रांसफर प्राइस कितना होगा ए डिवीजन का, और दूसरा देखना है कि वॉल्यूम अगर 25% से इंक्रीज हो जाता है तो ट्रांसफर प्राइस में क्या फर्क रहेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फाइंड करेंगे कि डिजायर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा कितना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा करेंट एसेट्स दिया हुआ 4 लाख, फिक्स्ड एसेट्स है 7 लाख। तो यहाँ पर हम ले लेंगे फिक्स्ड एसेट्स 7 लाख प्लस 4 लाख, डेटर्स है 1 लाख रुपीज़ का, यानी टोटल इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं 12 लाख रुपीज़ का। डिजायर्ड रिटर्न यहाँ पर कहा गया है 25% डिजायर्ड है, तो हम यहाँ अज्यूम करेंगे 25% हम ले रहे हैं, तो हमें 3 लाख रुपीज़ का जो है वो यहाँ पर रिटर्न मिलना चाहिए। अब ट्रांसफर प्राइस हम कैलकुलेट करते हैं 2 लाख पीसीस के लिए, तो वेरिएबल कॉस्ट हमारा हो जाएगा 2 लाख पीसीस है। यहाँ पर हमने सबसे पहले काउंट किया है, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 लाख यूनिट्स है एंड इसका वेरिएबल कॉस्ट है 15 रुपीज पर। तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा 2 लाख के लिए 15, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 15, 3 लाख। फिक्स्ड कॉस्ट था हमारा 7 लाख, टोटल कॉस्ट हो गया हमारा 37, जिसमें से प्रॉफिट हमें चाहिए 3 लाख। तो टोटल अमाउंट ट्रांसफर प्राइस का हो जाएगा 40 लाख। अब 40 लाख ट्रांसफर 40 लाख रुपीस हमें लेने तो है दूसरे डिवीजन से, पर यूनिट प्राइस हम क्या लगाएंगे, तो हमें मिल जाएगा 40 लाख डिवाइडेड बाय हमारे यूनिट्स है 2 लाख, तो हमें ट्रांसफर प्राइस मिल गया ₹20 पर यूनिट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर कहा गया है व्हेन द वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड बाय 25%, यानी यहाँ पर जो 2 लाख था वो इंक्रीज हो जाएगा 25% से, तो विच विल बिकम
2 लाख प्लस 25%, तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 25% अगर हम करते हैं तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 50,000, क्योंकि 1/4 हम ले लेंगे तो यहाँ पर हमारा 50,000, वेट अ मिनट, मे बी यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर 25 लाख नहीं आएगा, यहाँ पर 2,50,000 आना चाहिए, बिकॉज हमारा वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हुआ है सिर्फ 25% से, इसके लिए तो 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय अगर हम 15 करते हैं तो हमें मिलता है 37,50,000, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2,50,000, 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 15 पर यूनिट है। फिक्स्ड कॉस्ट हमारा ऑलवेज फिक्स रहने वाला है, नो मैटर्स व्हाट क्वांटिटी इज, तो 7 लाख रुपीज़ वो हमारा फिक्स रहने वाला है। टोटल कॉस्ट हमारा हो जाएगा यहाँ पर 44,50,000, 44,50,000 में हमारा डिजायर्ड प्रॉफिट हमारा फिक्स है 3 लाख हमें मिलना ही चाहिए, तो 3 लाख हमें मिलेगा, तो हमें हमारा जो अमाउंट हो जाएगा ट्रांसफर प्राइस का वो हो जाएगा 47,50,000। 47,50,000 को हमें रिकवर करना है हमारी टोटल क्वांटिटी 2,50,000 से, तो आई एम सॉरी, यहाँ पर 40,000 नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 47,50,000 डिवाइडेड बाय 2,50,000, तो 47,50,000 डिवाइड कर देंगे हम 2,50,000 से, तो हमारा ट्रांसफर प्राइस आ जाएगा ₹19। तो यहाँ पर ट्रांसफर प्राइस जो है, अगर वॉल्यूम हम इंक्रीज करते हैं तो ट्रांसफर प्राइस हमारा कम हो जाता है। तो ड्यू टू इंक्रीज इन सेल वॉल्यूम बाय 25% द ट्रांसफर प्राइस रिड्यूसेस बाय ₹1, तो ₹20 से हमारा ट्रांसफर प्राइस हो जाता है ₹19 अगर हम वॉल्यूम 25% से इंक्रीज कर देते हैं। तो आई होप आपको ये सारे सम्स इजीली समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बता सकते हैं, मैं उसे एक्सप्लेन जरूर करूंगी। अब कुछ एमसीक्यूज हैं, हम वो देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट कैश फ्लो, इनमें से कौन सा कैश फ्लो हमें दिखाता है? तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैश फ्लो नहीं होता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन, यस, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन हमारा कैश फ्लो है। माइनस प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस डेप्रिसिएशन कुछ नहीं होता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है, यानी यहाँ पर ऑलरेडी बिफोर टैक्स है, यानी डेप्रिसिएशन माइनस हो चुका है, तो वापस से माइनस नहीं होता है, तो यहाँ पर कैश फ्लो आ जाएगा हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन। फिर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है कट ऑफ रेट। इन विच मेथड डिस्काउंटेड फैक्टर इज हाईली नेसेसरी, डिस्काउंटेड फैक्टर किसमें नेसेसरी है सबसे ज्यादा? पे बैक में कोई जरूरत नहीं है, डिवाइड कर देते हैं हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट को डिवाइड डायरेक्टली नंबर ऑफ ईयर्स से। पर शेयर अर्निंग के लिए भी हमें डिस्काउंटेड फैक्टर की ज़रूरत नहीं होती है, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू ही है जिसकी वजह से हमें मतलब डिस्काउंटेड फैक्टर जहाँ पर यूज होता है और वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। डिसीजन ट्री अप्रोच इज अ टेक्निक विच डील्स विथ रिस्क मैनेजमेंट। यस, डिसीजन ट्री है, हॉरिजॉन्टल ट्री है एंड वर्टिकल है, इसके बारे में मैं आपको बता सकती हूँ। इसके ऊपर भी हम थ्योरी लेक्चर जरूर लेंगे। डिसीजन ट्री अप्रोच है वो टेक्निक है जो रिस्क मैनेजमेंट से काम करता है, तो यस ये ट्रू है। रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट इज हायर देन रिस्क फ्री डिस्काउंट रेट, यस ट्रू है, रिस्क जो एडजस्ट किया हुआ होता है वो हायर होता है कभी भी रिस्क फ्री से। सेंसिटिविटी एनालिसिस प्रोवाइड्स अ सिंगल एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर रिटर्न फ्रॉम प्रोजेक्ट, तो ये फॉल्स है, सिंगल एस्टिमेट नहीं देता है, वो मल्टीपल अप्रोचेज है उसके सेंसिटिविटी एनालिसिस के, उसके बारे में भी मैं आपको जब भी थ्योरी लेक्चर लूंगी मैं उसमें पक्का एक्सप्लेन करूंगी आपको, अभी थोड़ा एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा ये वीडियो लंबा हो जाएगा। द बेसिक पर्पज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सिस्टम इज वेरिएंस एनालिसिस, जहाँ पे भी यहाँ पे डिफरेंस आ रहे हैं वेरिएंस में उसकी एनालिसिस करना, उसके लिए हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग हम यूज करते हैं। द कंपनीज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI वुड जनरली इंक्रीज व्हेन कॉस्ट डिक्रीज, कॉस्ट घट जाएगा तो अपने आप प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़ जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज पार्ट ऑफ इंटरनल रिपोर्टिंग सिस्टम,
then under which pricing two separate transfer price method are used. Simply यहाँ पर बोला गया है two methods, that means dual pricing method. इसके बाद ट्रांसफर प्राइसिंग इज कंसर्न विथ इंटर ऑर्गेनाइजेशनल या इंट्रा डिविजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो इंटर ऑर्गेनाइजेशन, दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में ट्रांसफर प्राइस कभी नहीं होता है, ये डिविजन्स के बीच में होता है सेम ऑर्गेनाइजेशन के. डिविजन अंडर ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम इज ट्रीटेड एज. डिविजन को हम क्या देखते हैं ट्रांसफर प्राइस के अंदर, एक प्रॉफिट सेंटर उसे बोला जाता है कि एक डिवीजन है वो एक प्रॉफिट सेंटर है, दूसरा है वो दूसरा प्रॉफिट सेंटर है. अगर हम एक जगह से प्रॉफिट थोड़ा सा कम करके दूसरी जगह बढ़ा रहे हैं और ओवरऑल हमारे अगर ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो रहा है तो हम ऐसा जरूर वैसे प्रोजेक्ट्स को हम एक्सेप्ट करते हैं, तो इसीलिए उसे हम प्रॉफिट सेंटर कहेंगे. तो आई होप आपको ये पेपर अच्छे से समझ में आया होगा. इसके सॉल्यूशंस मैंने पूरा अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है. प्लीज 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 इसके जो प्रेजेंटेशन है उसके ऊपर आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए. अगर आप प्रेजेंटेशन अच्छा देते हैं एंड आपका आंसर पूरा सही है और आपने पूरे मेथड्स के साथ लिखा है तो इस पेपर में आपके आउट ऑफ आने से आपको कोई नहीं रोक सकता है. इसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट्स है, अगर चाहते हैं आप मैं और किसी पेपर सोल्यूशन का आपको सोल्यूशन एक्सप्लेन करूं तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बता सकते हैं. बहुत जल्द हम बहुत सारी चीजें और भी लॉन्च करने वाले हैं, बहुत सारी चीजें हम नहीं लाएंगे. आपके सपोर्ट की जरूरत है. जितना आप हमें ज्यादा सपोर्ट करेंगे उतना ज्यादा हमें मजा आएगा और उतना ज्यादा ही जल्दी हम लाने की कोशिश करेंगे. सो थैंक यू सो मच गाइस. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कोई भी प्रॉब्लम है तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताइए. साथ ही इसके जो भी नोट्स वगैरह हैं अगर आपको वो चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन से डिस्क्रिप्शन से लिंक ले सकते हैं टेलीग्राम का. टेलीग्राम चैनल आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे आपको वहां पर इसके बारे में जो भी पीडीएफ्स वगैरह है वो भी मिल जाएंगे. नेक्स्ट वीडियो के लिंक्स वगैरह सारी डिटेल्स वहां पर आपको दे दी जाएगी. सो थैंक यू सो मच.